काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी अगर तुम अनंत और सौरभ की बात का कंक्लूजन निकालते हो तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ऐसी कोई एज नहीं है कि आप ये कहो कि अब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। आप अगर 12th के बाद हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो कर सकते हैं, जॉब क्विट करके करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड, कभी किसी का कोई मैच्योरिटी लेवल नहीं होता, ठीक है ना। हर किसी को हर फील्ड की नॉलेज नहीं है, हर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। जब आप स्टार्टिंग करोगे किसी भी सब्जेक्ट की तो आपको जीरो से स्टार्ट करना। हर एक सब्जेक्ट की अपनी टेक्निकलिटी होती है, अपनी डिमांड होती है। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड तुम्हारी तब होगी जब उस सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करोगे। अनटिल एंड अनलेस आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करते हो, आप उस सब्जेक्ट के ऊपर कभी कमांड नहीं कर पाओगे। केवल आप इंटरव्यू सुन लोगे, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, राज्यसभा टीवी देख लोगे, ठीक है ना। जब तक आप उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, उसको थॉट प्रोसेस अपना डेवलप नहीं करोगे, तब तक कभी भी आप आईएएस का टारगेट तो एटलीस्ट अचीव नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक टारगेट अचीव कर लोगे कि आपने 2 साल या 3 साल इन्वेस्ट कर दिए और फिर एक आपके पास हो जाएगा ये कहने के लिए कि फैमिली में कि मैंने 2-3 साल लगाए, मेरा नहीं हुआ, शायद मेरा ग्रह खराब, ठीक है ना। ये वाली चीज़ से कोई फायदा नहीं है। ज़रूरत किस चीज़ की है, पहला अपने एक फिजिबल टारगेट बनाना है। फिजिबल टारगेट का मतलब है रैंडम ये नहीं कि आज मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और रिसेंटली एक टॉपर सेम ईयर का आया तो नेक्स्ट ईयर मेरे को निकालना, वो फिजिबल टारगेट नहीं होता। अपना पोटेंशियल चेक करना होता है, आप किस लेवल पर हो, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान बनाना होता है, अपना एक स्टडी करो। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप रैंडम किसी को छोड़ दो। लेकिन ओवरऑल कमांड नहीं हो पाएगी यूपीएससी के अंदर। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी एक हो गया बेसिक पॉलिटी, ठीक है, प्रेसिडेंट आपने पढ़ लिया या बाकी के टॉपिक्स पढ़ लिए जितने भी हैं, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। आप देखो जैसे राइट टू प्राइवेसी, सभी ने पढ़ा होगा राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21 के अंदर उसको इलेबोरेट करके उसका इंटरप्रिटेशन निकाल दिया राइट टू प्राइवेसी से फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, ये आपको 2 साल पहले की बुक्स में नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? अब करंट में मिलेगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम का पैटर्न देखते हैं तो एग्जाम आपका केवल बेसिक से कनेक्टेड नहीं है। आप बेस अपना क्लियर करोगे, अपना एक मैच्योरिटी लेवल डेवलप करोगे, करंट अफेयर्स के साथ उसको कनेक्ट करोगे, तब आप आंसर सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन, सभी ने सुना था, ठीक है, अनंत ने भी उसको डिस्कस किया था। डीमोनेटाइजेशन के अंदर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आज से 500 और 1000 के नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहे, कहा था। सेम क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर था इस बार, ठीक है, लीगल टेंडर क्या होता है, समझ आया। तो इस तरीके से जब तक आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ते, जबकि अगर आप मनी और बैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट में मनी की डेफिनेशन है, उसमें आता है कि लीगल टेंडर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आया है? करंट से रिलेट होकर के आया है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट से आपको डेवलप करनी है। उसके बाद जब आप करंट पढ़ते हो तो ये इस तरीके से मान के चलो सब्जेक्ट आपका थ्योरी है और जो करंट अफेयर्स में आ रहा है वो एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ एक कनेक्टिविटी बनानी है। दूसरा जो अनंत और सौरभ की बात से कंक्लूजन आता है वो ये है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। विदाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप प्रीलिम्स तो निकाल सकते हो, मेंस क्वालिफाई नहीं होगा। पर एग्जाम क्वालिफाई तब होगा जब प्रीलिम्स भी निकालोगे, मेंस भी निकालोगे और इंटरव्यू में सक्सीड होगे। इंटरव्यू की अलग से प्रिपरेशन नहीं होती है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है जब आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन के बारे में अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है तो किस तरीके से आंसर दो, क्योंकि यूपीएससी ये नहीं चाहता कि आप ये पर्टिकुलर आंसर दो। यूपीएससी चाहता है आप अनबायस्ड आंसर दो। आप किसी के फेवर में आंसर नहीं देंगे, अनबायस्ड, जो एक्चुअल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, एक आईएएस ऑफिसर को डिसीजन लेना है। अगर आप कहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह वर्क कर रहे हो या कहीं पर एसएसपी की तरह वर्क कर रहे हो, एसपी की तरह वर्क कर रहे हो, तो किस तरीके से अनबायस्ड डिसीजन लोगे? या किसी कम्युनिटी के फेवर में डिसीजन लोगे, किसी रिलीजन के फेवर में डिसीजन लोगे, किस तरीके से लोगे? अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं कि रिजर्वेशन के नॉर्मली माइंड में आता है, अगर तुम शेड्यूल कास्ट या एससी एसटी कम्युनिटी से बात करोगे तो सीधा बोलेंगे कि भाई हमारे सपोर्ट का, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से टॉर्चर हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अपर कास्ट से बोलोगे तो कि हम तो जनरल कैटेगरी में आ गए, हमें तो सिलेक्शन नहीं मिल पाता। लेकिन अगर ध्यान दो तो रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन एक प्रोटेक्शन है। रिजर्वेशन क्या है? प्रोटेक्शन है। किस तरीके से प्रोटेक्शन है? जिस तरीके से पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन करते हैं। अगर किसी के 4 या 5 चिल्ड्रन हैं, उसमें से 2 ऐसे हैं जो डेवलप नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे पेरेंट्स, उनको स्पेशली ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट ट्रीट करती है। प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स। प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या करती है? पॉलिटिक्स टारगेट
टारगेटेड को आइडेंटिफाई ना करते हुए एक कम्युनिटी को आइडेंटिफाई कर लेती है। जरूरत है टारगेट की, रिजर्वेशन गलत नहीं है, टारगेट नहीं है, ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप अपना थॉट प्रोसेस क्लियर करोगे तब इंटरव्यू तक आपकी बॉडी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, और जब आपकी बॉडी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी कोई आपको बीट नहीं कर सकता कि इंटरव्यू में आपको कोई आउट कर देगा। ठीक है, दूसरा, कोई भी अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं होती, ना मुझे है ना किसी को हो सकती। ठीक है, ना अनंत को है, ना सौरभ को है, ना आप में से किसी को हो सकती, किसी को नहीं होती, सिर्फ हर किसी को अपने डोमेन का पता होता है। लेकिन जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो एक लिमिटेड सिलेबस है, उस लिमिटेड सिलेबस को लिमिटेड बुक्स के साथ, सबसे पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स को यही होता है कि भाई पॉलिटी में क्या पढ़ना है, बता दिया लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, हो जाएगा। एक ही बुक बताइए, कुछ 10-5 बुक बताते तो शायद सही बताया होता। तो ये रियलाइज तब होता है जब आपके 3 या 4 अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं। उसके बाद ये रियलाइज होता है नहीं, लक्ष्मीकांत ही पढ़नी थी, एक सिंगल बुक ही सफिशिएंट थी। तो स्टार्टिंग में मल्टीपल मटेरियल को हम लोग रेफर करते हैं, मल्टीपल बुक्स को रेफर करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड सिलेबस, हमें अपना डोमेन फिक्स करना है, इस डोमेन में हमें रहना है, थियरी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और करंट अफेयर्स में जो भी रिसेंट में हो रहा है वो आपका एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, उसके साथ कनेक्टिविटी बना देना। ये तो हुआ सिलेबस का। दूसरा, आपने बुक्स रेफर करनी है। देखो, एक क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है, कोचिंग करनी है या नहीं करनी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले तो अपने माइंड में क्लियर कर लो, ये कोचिंग नहीं होता। ठीक है, यूपीएससी में अगर आपको कुछ मिलेगा तो सिर्फ गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, गाइडेंस, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ठीक है, टेस्ट सीरीज जो आपके बार बार कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करेगी, 1-2 चीजें और मान लो। अगर यही फैसिलिटी आपको घर पर अवेलेबल है, आप वहाँ कर सकते हो। आपके फैमिली में मेंबर है, कोई मेंटर आपके पास अवेलेबल हो, वहाँ कर सकते हो। आप अपने आंसर राइटिंग क्रॉस चेक करा सकते हो। अगर आपको कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, आप कोचिंग प्रेफर कर सकते हो। तो कोचिंग कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर कोई कोचिंग ले पा रहा है तो वही एग्जाम निकालेगा, कोई नहीं ले पा रहा है तो वही एग्जाम निकालेगा। सिर्फ क्राइटेरिया है आपको गाइडेंस प्रॉपर अवेलेबल हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि अगर नहीं हो रही है तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम हिस्ट्री ओपन करके बैठे और एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ने लगे तो कई बार तो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे कि हिंदुइज्म के बारे में कैसा लिख दिया, इस रिलीजन के बारे में कैसा लिख दिया, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं था, हमारी हिस्ट्री तो 5000 ईयर्स पहले, हमारा तो वैदिक एरा से चला आ रहा है, ये तो अभी कुछ ही टाइम पहले से स्टार्ट बता रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। ठीक है, तो हम क्या लग जाते हैं, कई बार सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट आ जाता है उसमें रिसर्च करने लगते हैं, उसमें पीएचडी कर डालेंगे, वो नहीं करना है। तो वो डोमेन, किस डोमेन में हमें रहना है, ये आपको गाइड हेल्प करेगा आपका। और वो गाइड आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो। दूसरा है, स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है भाई मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन आता है। तो आप ये आईएएस का टारगेट अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसमें ज़्यादातर लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब आपने भी किया ही नहीं है तो कैसे बता देगा कोई आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको टाइम तो लगना ही। जरूरत किस चीज़ की, कई बार होता है ऐसे बोलते हैं ना बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, होता है ना स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट किसी का भी हो फॉलो करने की नीड नहीं है। क्योंकि अगर तुम डेडिकेटेड हो अपनी प्रिपरेशन के अंदर, कंटिन्यूटी है, डेडिकेशन है और एक फिक्स शेड्यूल के साथ तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब प्रिपरेशन में प्रॉब्लम क्यों आती है, हमें लगता है हम 12 आवर्स 14 आवर्स पढ़े हैं, एक्चुअल में नहीं पढ़ते। होता क्या है, हम लोग कंटिन्यूटी में 2 आवर्स या 3 आवर्स की सिटिंग नहीं करते हैं, उस बीच में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब ये सब करते हैं, 2 से 3 घंटे उसमें वेस्ट हो जाते हैं, 4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। स्टेटस देखने लगेंगे, लोगों का स्टेटस ही देखते रहेंगे, सबका स्टेटस देखेंगे, फिर किसी ने स्टेटस में 25-25, 30 स्टेटस लगाए होंगे, उन सबको देखेंगे, फिर दुखी हो जाएंगे। होता है ना, एक तुम्हारा ये आया भी था सोशल मीडिया का, ठीक है ना, जैसे सोशल मीडिया से भी डिप्रेशन हो रहा है लोगों को, ये न्यूज़ में आया था। ठीक है ना, वो क्या है कि जैसे किसी स्टूडेंट ने अपना, मतलब कोई तुम्हारे साथ का फ्रेंड होगा या कुछ होगा, ग्रेजुएशन के बाद उसकी जॉब लग गई, तो कहीं अगर फॉरेन विजिट पे चला गया, उसने एक अच्छे से मॉल में गया, वहाँ पर अपना फोटो क्लिक किया और फेसबुक पे अपडेट कर दिया, और तुम यहाँ उसे देख करके दुखी हो, डिप्रेस हो। तो फेसबुक डिप्रेशन है, ये सोशल मीडिया डिप्रेशन है। इसमें आने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपना एक फिक्स शेड्यूल रखना है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना है। क्यूमुलेटिव स्टडी कर सकते हो, 2.5 आवर की एक सिटिंग की, न्यूज़पेपर फिनिश, 2.5 आवर की एक सिटिंग की, 2.5 आवर की एक सिटिंग की, सफिशिएंट है। लेकिन ये नहीं कि सुबह शाम तक पढ़ रहे हो, उसमें हाफ एन आवर का गैप ले लो, ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हो। और कोशिश करना मॉर्निंग से जितनी जल्दी अपना यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन का टास्क पूरा कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगते हो तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते, पर आते हैं। और किसी एग्जाम भी करोगे, कुछ और करोगे, तब उतने डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे, यूपीएससी में स्पेशली आते हैं। तो जरूरी ये है कि पहले अपना यूपीएससी वाला टास्क फिनिश कर लो, उसके बाद दिन में कोई प्रॉब्लम आएगी उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक रोल है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस
आप 3 स्टेजेस में कर सकते हो। पहला है स्टैटिक, जिन लोगों को बिल्कुल आता ही नहीं आंसर लिखना, करंट से रिलेट करना नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो सीधा है जो टॉपिक पढ़ा उसको क्वेश्चन बनाओ, आंसर लिखो, ठीक है, ये है स्टैटिक। जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, न्यूज़पेपर पढ़ करके उनकी लिंकिंग करनी सीख लो, तब उसके बाद बनाओ स्टैटिक प्लस डायनेमिक, ठीक है, सेकंड स्टेज। और थर्ड ये लेवल अब तुम्हारा आ जाएगा कुछ टाइम बाद, मैच्योरिटी लेवल इतना आ जाएगा कि कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी रिलेटेड करके तुम्हें दे दिया गया हो वो तुम लिख दोगे, लेकिन कंटिन्यूटी जब तक आंसर राइटिंग में नहीं रखोगे नहीं आएगा, ठीक है। अगर 5 या 6 स्टूडेंट अपना ग्रुप बना करके एक दूसरे का क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कोई मेंटर अवेलेबल है उससे क्रॉस चेक करा सकते हो, लेकिन क्रॉस चेक भी तभी होगा जब तुम आंसर राइटिंग करोगे। अगर नहीं करोगे तो सब सोल्यूशन तुम्हें मिलने वाला नहीं, ठीक है ना। और आंसर राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बार बार जब आंसर राइटिंग करोगे तब पता चलता है एक्चुअली हम लिख क्या रहे हैं, और उसको जब दोबारा से क्रॉस चेक करोगे फिर आंसर राइटिंग तुम्हारी इंप्रूव होगी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। तीसरा नंबर आता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के अंदर एमसीक्यू आता है। जब तुम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, एमसीक्यू पहले तो इजी हो जाएंगे। लेकिन एमसीक्यू में एक गलती होती है, वो ये है कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें भूल जाते हो पढ़ना क्या था, या तो स्टेटमेंट पढ़ते ही वहां पढ़ा प्रेसिडेंट या फंडामेंटल राइट्स, तो खुशी इतनी हो जाएगी कि आंसर गलत लगाओ, ठीक है ना, या दुखी हो गए या खुश हो जाओगे, गलत कर दोगे। तो उसका तरीका क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना, प्रॉपर पढ़ना, कि भाई उसमें ना तुम नोट छोड़ा है ना नो, कोई ऐसा वर्ड मत छोड़ देना जिसके कारण एमसीक्यू का आंसर चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद तुमने क्या करना है, जब टेस्ट सीरीज तुम लोग कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में तो जो करना है कर ही देना, टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन करते हो या एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुमने एक एमसीक्यू किया, सोल्व हो गया, जो कुछ भी होना था, टेस्ट सीरीज तुमने कर ली, उसके बाद जब घर पे जाओगे तो उन्हीं एमसीक्यूज को दोबारा से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। हर एक ऑप्शन का डिटेल स्टडी करो, इस ऑप्शन का मीनिंग क्या है, ये कहाँ से रिलेट हो रहा है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट था, तब तुम्हारे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, क्योंकि सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट आंसर क्वेश्चन होना पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक बेनिफिट तुम्हें ये हो जाता। तो तुम लोगों ने प्रैक्टिस क्या करना है, एक एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूटी रखनी है, न्यूज़पेपर अपना कंटिन्यू रखना है। कुछ टाइम बाद न्यूज़पेपर तुम्हें बहुत ईजी लगेगा, ऐसा लगेगा बस आया निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तुम्हारा इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन ये सब्जेक्ट हो जाते हैं तो न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ बचता नहीं है जो तुम्हें समझ ना आए। स्टार्टिंग में वो लगता है कि बहुत डिटेल है, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है न्यूज़पेपर, वो इसलिए क्योंकि अभी उन सब्जेक्ट्स के थ्रू तुम गए नहीं, ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ टफ नहीं है, ये चीज़ मान के चलना। अगर खुद में तुम्हें बिलीव नहीं है कि तुम लोग यूपीएससी निकालोगे या करोगे तो कन्फर्म ही नहीं होना। अगर तुम लोगों ने अपना टारगेट चेंज कर दिया, बीच में कोई और टारगेट सेट कर लिया, मैं ये भी दूंगा वो भी दूंगा, तो भी नहीं होना, तब यूपीएससी डिले ही होगा, उसके बाद ही होगा जब, ठीक है ना। तो और ये चीज़ मान के चलना, सिलेबस 1.5 ईयर का मिनिमम है, इससे कम सिलेबस नहीं होता। वो किसी भी सेंस में तुम कैलकुलेट कर लेना, या तो तुम अपने आर्स बढ़ाओ तब उसको 1.5 आर को बना 1 ईयर में, वो 1.5 ईयर जो है तुम उसको 1 ईयर में लाओ, या फिर तुम कुछ भी करो लेकिन तुम्हें उतना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कंटिन्यूटी में चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि भाई आपने पहले जीएस निपटा दिया, ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर उठाया, पहले 1 जून से न्यूज़पेपर ले रहे हो कि अब करंट अफेयर्स में लगेंगे, ऐसा नहीं है। इसको तुम्हें पार्ट्स में डिवाइड करके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, यानी कि डेली एक रूटीन मेंटेन रखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर हो गया, जीएस हो गया, अब कुछ और करना है तो वो हो गया, समझ आया। बाकी ऐसी प्रिपरेशन कोई टफ नहीं है कि भाई ये कोई टफ काम है, सबसे ईजी टास्क यही है। टफ इसके अंदर ये है कि रूटीन नहीं बना पाता, टफ सिर्फ ये है, कंटेंट टफ नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मेडिकल की फील्ड में नहीं जाना है, यूपीएससी जनरलाइज है सभी लोगों से काम कराना, और काम कराना लोगों से आसान होता है, लेकिन कब, जब तुम्हें पता हो कराना क्या, ठीक है ना। अगर यही नहीं पता होगा तुम्हारा बेवकूफ बना करके चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों में ज़्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आराम से तुम लोग अपनी प्रिपरेशन करो। और आज जो तुम लोग मेहनत कर रहे हो, इसका साउंड अभी नहीं तुम्हें महसूस होगा, ना तुम्हारी फैमिली को, ना तुम्हारे रिलेटिव्स को। जब 2 साल बाद या 3 साल बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तब रियलाइज होगा कि तुमने कितना हार्डवर्क किया, समझ आया। तो ये जो साउंड है ये तुम्हें तब सुनाई देगा, क्लियर हो गया, बस ठीक है, फिर इसको फिनिश करते हैं।